नमस्कार, कैसे हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। तभी तो हर सप्ताह इस कार्यक्रम में हम आपसे पूछते हैं, कैसे हैं आप? दोस्तों, कहते हैं ना कि सांसों की एक एक डोर से जीवन की माला गुथी हुई है। जीवन का हर फूल इससे जुड़ा हुआ है, इसी में पिरोया हुआ है। सांसों की लय और लहरें ही तो आपको मुस्कुराहटें देती हैं। पर दोस्तों, सांसों की लय थोड़ी बदली नहीं कि जीवन के रंग रूप अनायास ही बदलने लगते हैं। जीवन आहिस्ता आहिस्ता मरने लगता है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। आज हम सांसों से जुड़ी एक आम और गंभीर बीमारी के बारे में बताएंगे। ये बीमारी है अस्थमा, जिसे दमा भी कहा जाता है। दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कि अस्थमा बचपन से ही होता है, लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ध्यान न रखें, हो सकता है कि बाद में ये बीमारी आपको अपना शिकार बना ले। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है अस्थमा या दमा। अगर सुने कि किसी को अस्थमा हो गया है यानी दमे का रोग, तो आमूमन ऐसी प्रतिक्रिया होती है मानो जान पर घात आ पड़ी हो। ये मुश्किल हालात की ओर इशारा तो करता है, लेकिन इसे संभाला जा सकता है। सांस की तकलीफ जितनी भी होती है गांव में, उसको लोग दमा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं। सांस की तकलीफ तो बहुत सारी तकलीफों की वजह से हो सकती है, बहुत बीमारियों की वजह से हो सकती है, लेकिन जिसको हम लोग ब्रोंकियल एस्मा कहते हैं। ब्रोंकियल एस्मा में क्या होता है कि ये हमारी यहाँ नली जो होती हैं, वो मैं आपको, जैसे अगर आप ये मेरा हाथ देख सकते हैं, तो जैसे नली होती है, मान ली ये आकार है उसका, ये नॉर्मल आकार होता है। जब सांस आदमी अंदर लेता है और जब बाहर निकालता है तो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, ये नॉर्मल है। ये जो है ये नॉर्मल होता है, ठीक है ना। लेकिन जब जिसको दमा होता है, उसकी जो नॉर्मल जो होती है सांस की नली, वही इतनी सिकुड़ी रहती है। जब वो फिर सांस बाहर निकलता है तो और सिकुड़ जाती है। इसीलिए इन मरीजों को क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और चूंकि सांस सिकुड़ जाती है तो उसको लगता है फंसा हुआ गले में, तो खांसता रहता है। उससे क्या होता है, ज्यादा खांसने से उसकी सांस और ज्यादा फूलती है। दमा क्या है, इसे समझने के लिए फेफड़ों की बनावट को समझना होगा। यदि हम पेड़ को उल्टा खड़ा करने की कल्पना करें, यानी जड़ें ऊपर की ओर, अब पेड़ के तने को सांस की वह मुख्य नली यानी विंड पाइप माने, जो गले से उतरकर फेफड़ों तक जाती है। ये मोटे कार्टिलेज की बनी होती है, इसलिए सिकुड़ती नहीं है। इस तने से जुड़ी हैं पेड़ की छोटी बड़ी शाखाएं। ये है श्वास नलिकाएं, जिनकी दीवारें पतले कार्टिलेज की बनी होती हैं, इसलिए सिकुड़ती है। इन नलिकाओं में हुए इन्फेक्शन के नतीजतन सूजन और सिकुड़न आती है, जो सांस अवरुद्ध करने लगती है। फेफड़ों तक साफ हवा पहुंचाने वाली नलिकाएं पतली हो जाएंगी तो दम फूलेगा और इंसान सांस लेने की कोशिश में तड़पने लगेगा। यही है दमा यानी अस्थमा। अस्थमा यानी दमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है। श्वास नलिकाएं फेफड़े से हवा को अंदर बाहर करती हैं। अस्थमा होने पर इन नलिकाओं की भीतरी दीवार में सूजन होता है। ये सूजन नलिकाओं को बेहद संवेदनशील बना देता है। जब नलिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं, तो उनमें संकुचन होता है और उस स्थिति में फेफड़े में हवा की मात्रा कम हो जाती है। इससे खांसी, नाक बजना, छाती का कड़ा होना, रात और सुबह में सांस लेने में तकलीफ आदि जैसे लक्षण पैदा होते हैं। अस्थमा के कई लक्षण तो ऐसे हैं जो अन्य श्वास संबंधी बीमारियों के भी होते हैं। स्थिति तब अधिक बिगड़ जाती है जब रोगी को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, उसे दौरा आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति छटपटाने लगता है। एस्मा के लिए एक अच्छी बात है कि एस्मा के मरीज को वो इतनी बुरी तरह सांस फूलती है कि उसे अस्पताल भागना पड़ता है, तो उसकी डेथ सडनली नहीं होती है। अब वो लापरवाही करे तो बात दूसरी है, अदरवाइज तो भगवान ने ऐसा बना रखा है कि आपको अगर अटैक होने वाला है, दौरा पड़ने वाला है आपको, तो आपको अस्पताल भागना ही पड़ेगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दमा का ये रोग स्त्री पुरुष दोनों को हो सकता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को सांस लेते समय हल्की हल्की सीटी बजने की आवाज भी सुनाई पड़ती है। अस्थमा तब तक ही नियंत्रण में रहता है जब तक मरीज
जरूरी सावधानियां बरत रहा है। अमिताभ बच्चन को भी तो एज़मा है, राज कपूर को भी एज़मा था और बहुत बड़े बड़े लोगों को एज़मा है, लेकिन उनका कोई काम एज़मा की वजह से रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दवा ठीक से लेते रहे। दवा आदमी ठीक से लेगा बिल्कुल कंट्रोल रहता है, उसको एज़मा है। सांस उखड़ना, चलने, सीढ़ी चढ़ने पर सांस का फूलना, बोलने पर थकान महसूस करना, ऐसे तमाम लक्षण जहां स्टेमिना की कमी या दिल के रोग आदि के हो सकते हैं, वैसे ही ये दमे के सूचक भी हो सकते हैं। इन दिनों निरंतर बढ़ता प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह प्रदूषण सिर्फ शहरों में ही है, ग्रामीण इलाकों में भी है, जहां चूल्हा, लकड़ी आदि से वायु प्रदूषण फैल रहा है, जो सिर्फ बड़ों को ही नहीं बल्कि नए जन्मे बच्चों के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। गर्भवती महिलाओं का लगातार वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से बच्चे में दिमाग संबंधी कोई रोग, अस्थमा और अनुचित वृद्धि से परेशानी हो सकती है। तो ये बात अब पुरानी हो गई है कि दमा दम के साथ ही जाता है। चलिए इसी के साथ यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं शहरों और यहाँ तक कि गांव में भी बढ़ रहे वायु प्रदूषण के बारे में, जिनसे आने वाली पीढ़ियां अस्थमा या एलर्जी की शिकार हो रही हैं। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। हर इंसान की चाहत होती है कि उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हो और गम उसके आसपास भी न भटके। लेकिन जीवन को खुशियों से भरने के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना जरूरी है। चूंकि अस्थमा फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, ये हमें किन चीजों से हो सकती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहरों में पोल्यूशन बढ़ने की वजह से अस्थमा रोगियों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। अस्थमा या दमा होने पर श्वास नलिकाओं की भीतरी दीवार पर सूजन आ जाती है। इस स्थिति में सांस लेने में दिक्कत होती है और फेफड़ों में हवा की मात्रा कम हो जाती है। दमा का दौरा पड़ने पर श्वास नलिकाएं पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, जिससे शरीर के महत्वपूर्ण अंग में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। ये एक गंभीर बीमारी है और इसका दौरा पड़ने पर व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। अस्थमा कई कारणों से हो सकता है। अनेक लोगों में यह एलर्जी, मौसम, खाद्य पदार्थ, दवाइयां, इत्र, परफ्यूम जैसी खुशबू और कुछ अन्य प्रकार के पदार्थों से हो सकता है। कुछ लोग रुई के बारीक रेशे, आटे की धूल, कागज की धूल, कुछ फूलों के पराग, पशुओं के बाल, फफूंद और कॉकरोच जैसे कीड़े के प्रति एलर्जिक होते हैं। अनेक बार अस्थमा एलर्जिक और गैर एलर्जी वाली स्थितियों के मेल से भड़कता है, जिनमें भावनात्मक दबाव, वायु प्रदूषण, विभिन्न संक्रमण और आनुवांशिक कारण शामिल है। से आदमी बहुत खुश होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत जो भाग रहा है, फीवर ही हो गया उसको खाली, तो उसमें भी सांस की तकलीफ जिसको होती है बढ़ जाती है। लोगों में क्या होता है कि जो नली होती है ये किसी की बहुत सेंसिटिव होती है। जरा सा टेम्परेचर हुआ, बहुत ठंडा हो गया, ठंडी हवा चलने लगी, या एकदम ठंड से गर्म में गया, एसी से बाहर निकल के आया, या पता लगा कोई किसी ने परफ्यूम लगा रखा है, या किचन में छौंक लगी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल आदमी के लिए कोई खास नहीं है, वो एक आध बार खांसेगा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसको सांस की तकलीफ है, जिसकी जो नलियाँ हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, हाइपर रिएक्टिव हैं, वो रिएक्ट करती हैं। और रिएक्ट कैसे करेंगी? जैसे मैंने आपको बताया कि नलियाँ सिकुड़ जाएंगी तो उससे जो तकलीफ होगी, और तकलीफ होने से आदमी और खांसेगा, उससे और परेशानी हो जाएगी। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को दमा रोग हो सकता है। नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करने से अस्थमा हो सकता है। सिगरेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पिए, या उसके पड़ोस में भी कोई आदमी को किसी को नहीं पीना चाहिए, उसको अटैक होने की संभावना बन जाती है।
कोई भी नशीला पदार्थ आप लेंगे, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो शराब हो या जो भी हो, ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं कि आपको एक तरीके से सेंस से आउट कर लेती हैं, आपका थोड़ा सेंस वो गड़बड़ हो जाता है। तो उसमें आप क्या करते हैं क्या नहीं करते आपको नहीं मालूम है। फेफड़ों में कमजोरी, हृदय में कमजोरी, गुर्दे में कमजोरी से दमा हो सकता है। श्वास नलिका में धूल तथा ठंड लगने से भी दमा हो सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है, योगा होता है जो बहुत आजकल हम लोग के यहाँ चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये सारी चीज़ें आपकी लंग्स कैपेसिटी, मसल्स की कैपेसिटी, आपकी हर तरह की कैपेसिटी को बढ़ाती हैं, इम्प्रूव करती हैं। सांस की तकलीफ अगर किसी को है तो योगा करने से ठीक नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ योगा करने से उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, दवाइयों का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, उसको भी अच्छी वेलबींग होगी। तो बिल्कुल करनी चाहिए एक्सरसाइज। सुबह घूमना, जो एजेड लोग हैं, इवन 60, जो लोग नहीं कर सकते, 60 साल के ऊपर वाले हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते, योगा तो कर सकते हैं, वो अगर सुबह शाम कहते हैं कि आधा घंटा अगर घूम लें तो उनको काफ़ी फर्क पड़ता है। तो है कि आप अच्छी हवा कुछ समय के लिए ले रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी मसल्स में ताकत आ रही है, आप अच्छी प्राणायाम कर रहे हैं तो आप ब्रीदिंग ले रहे हैं अंदर और अच्छी हवा ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें लंग्स को आपको पावरफुल करेंगे, लंग्स को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। धूल तथा धुएं भरे वातावरण से बचें। शराब, तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें। हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट से आपको एक नई जानकारी मिली होगी। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी से जानेंगे कि किस प्रकार सांस की एक एक डोर बंधी हुई है योग से। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। ईश्वर ने अगर हमें रोग रूपी दुख दिए हैं तो आसपास ही उनसे बचने के साधन भी दिए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे पहचानते कैसे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस योग की जो अब तक की सभी खोजों में महानतम है। आइए देखते हैं योग की उन क्रियाओं को जिनसे श्वास संबंधी बीमारियां नहीं होती। कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, लेकिन ये उनके लिए है जो योग का अभ्यास नहीं करते। यदि आप योग का अभ्यास करना शुरू कर दें तो जो अस्थमा है, दमा है, श्वास रोग है, उससे बहुत शीघ्रता से हम छुटकारा पा सकते हैं। यदि दमा रहता हो, अस्थमा रहता हो, तो ठंडी चीजों का परहेज व्यक्ति को करना चाहिए। दही और दूध, जो दूध से बने हुए जो भी पदार्थ हैं, उनको जितना हो सके अवॉइड करें तो अच्छा है। रात को जो आप खाना खाएं वो बहुत हल्का हो तो अच्छा है। अपने पेट को साफ रखें, मन को खुश रखें और नींद को पूरा लें। कोशिश करें आप धूल, धुएं, डस्ट में ना जाएं तो बेटर है। तो किसान भाइयों, सीखते हैं योग का अभ्यास। तो दमे के लिए सबसे पहला आसन है अश्वत्थासन। इसके लिए आराम से सीधा खड़े हो जाएं। सीधे हाथ को ऊपर सीधा कर लें, उल्टे हाथ को साइड में ले आएं। ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर खींचें, जो सीधा लंग्स है वो ऊपर की ओर खींचेगा, उल्टा हाथ उल्टी तरफ साइड में खींचे। तो ऐसा करने से एक फेफड़ा ऊपर की ओर खींचेगा, एक साइड में खींचेगा। अब जो हाथ साइड में है उस पैर को आहिस्ता से पीछे उठाकर रोक कर रख ले। अब यहां पर सांस लंबा गहरा भरते रहो और निकालते रहो। पूरा सांस भरें और पूरा सांस निकालें। फेफड़े खींच रहे हैं और उसके बाद जब लंबा गहरा सांस भरेंगे तो इसका सीधा प्रभाव हमारे फेफड़ों पर आने लगेगा। इसी प्रकार धीरे से वापस आएं और बदल कर करें। जो हाथ साइड में था उसको ऊपर उठा लो, जो ऊपर उठा हुआ था उसको साइड में ले गए, साइड वाले हाथ वाले पैर को पीछे ले गए, खींचे ऊपर वाले हाथ को ऊपर, साइड वाले हाथ को साइड में, और लंबा गहरा सांस भरते हुए आसन को एंजॉय करो। पूरा सांस भरो, पूरा निकालो और ये भाव पक्का हो कि इससे मेरे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं। दमा है तो दूर हो रहा है और नहीं तो रोकथाम हो रही है।
अगला आसन है गोमुखासन। आराम से बैठ जाएं, पैर के ऊपर पैर रखते हुए, दूसरा पैर उसके ऊपर रख लें। यहां पर घुटने के ऊपर घुटना आ गया, आराम से हम बैठे हैं। अब जो पैर ऊपर है उस हाथ को उठाएं और सिर के पीछे, कमर के पीछे ले जाएं। जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से ले जाएं और पीछे जाकर दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें। अब यहां पर ऊपर वाली कोहनी को ऊपर की ओर खींचो, नीचे वाली कोहनी को नीचे खींचो। तो एक फेफड़ा ऊपर की ओर खिंचा हुआ, एक नीचे की ओर खिंचा हुआ। लंबा गहरा सांस भरते हुए कुछ देर के लिए गोमुखासन में बैठे रहें। ये गोमुखासन हमारे फेफड़ों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास होता है। इसी प्रकार आप पैर बदलकर भी कर लें। जो पैर नीचे था उस पैर को ऊपर ले आएं और जो पैर ऊपर था उस पैर को नीचे ले आएं। तो किसान भाइयों, इसका नाम है गोमुखासन। बहुत अच्छा आसन है। इस श्वास रोग हो, दमा हो, अस्थमा हो, उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे इसके होते हैं। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब दमा हो, अस्थमा हो, तो श्वास के वो अभ्यास जिसमें आप जल्दी से श्वास भर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो प्राणायाम जिसमें श्वास की गति तेज हो रही है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप तेज गति से श्वास का भरना और निकालना करेंगे तो हो सकता है कि समस्या बढ़ जाए, आपको सांस लेने में कठिनाई होने लगे, दम सा घुटने लगे। तो इसलिए सावधानी पूर्वक जब आप अभ्यास करेंगे तो यह अभ्यास रोग को ठीक कर देगा। और यदि ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे और देखा देखी कर लेंगे तो फिर नुकसान हो सकता है। अगला अभ्यास है, इसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। ये उज्जाई प्राणायाम अस्थमा में बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए आराम से बैठ जाओ, कमर गर्दन सीधी कर लो। अब श्वास को पहले बाहर निकाल दो। नाक से श्वास को निकाल दिया। अब नाक से श्वास भरेंगे और जब श्वास भरेंगे तो गले की मांसपेशियों को थोड़ा टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद जब श्वास भरेंगे तो भरते हुए घर्षण की आवाज होगी। सांस भरते जाएंगे और गले से घर्षण की आवाज होती जाएगी। इस प्रकार से उसके बाद बाएं से उल्टे से श्वास को निकाल दो बाहर। सांस निकलने के बाद फिर से सांस भरना शुरू करें। और फिर उल्टे से निकाल दो। दोनों नाक से सांस भरेंगे, आवाज होगी और फिर उल्टे से श्वास को निकाल देंगे बाहर। बार बार ये प्रक्रिया होती रहेगी। उज्जाई प्राणायाम को 12 से 15 बार आप दोहरा लें। उसके बाद आराम से आंख बंद करके बैठ जाएं और लंबा गहरा सांस भरते रहें और निकालते रहें। दोनों नासारंध्रों से हाथ नीचे रहेंगे। जितना आप भर सकें उतना भरें और फिर पूरा निकाल भी दें। जितनी देर इस अभ्यास को कर सकें, ये दीर्घ श्वसन है, डीप ब्रीदिंग है, जो हमारे फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा देगा। तो ये अभ्यास आप रोज करते रहें, धीरे धीरे अस्थमा की शिकायत मिटती जाएगी। तो किसान भाइयों, आज आपने सीखा अस्थमा में उपयोगी महत्वपूर्ण अभ्यास जिसमें आसन और प्राणायाम है। ये बहुत ही सिंपल अभ्यास है, बस जरूरत है इनको अपना लेने की। सांस सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ही नहीं, बल्कि आपके विचारों और भावनाओं का एक स्वरूप भी है। सचमुच योग आपके दिल की धड़कन है, जो आपको जीवन जीने की कला सिखाती है।
चलते चलते आपको बता दूं उस फल के बारे में जो दिल और दमा के रोगियों के लिए रामबाण है। आइए देखते हैं कौन सा है वो प्रकृति का अनमोल फल। ये है नोनी, जिसे मोरिंडा सिट्रोफोलिया भी कहते हैं। आज नोनी फल आम लोगों के लिए जितना गुमनाम है, सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद। अनानास का हम शक्ल सा दिखने वाला मोरिंडा सिट्रोफोलिया यानी नोनी के अध्ययन से वैज्ञानिकों को पता चला कि नोनी में मौजूद एल्कोलाइड शरीर में पोषण तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है। नोनी अस्थमा, गठिया, मधुमेह, दिल की बीमारी, नपुंसकता, स्त्रियों की बीमारियों सहित कई बीमारियों के इलाज में मोरिंडा सिट्रोफोलिया रामबाण साबित हो रहा है। ये फल समुद्र तटीय इलाकों में पाया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में 653 एकड़ में इसकी खेती हो रही है। इस फल में 10 तरह के विटामिन, खनिज पदार्थ, प्रोटीन, फॉलिक एसिड सहित 160 पोषक तत्व होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग सहित अनेक बीमारियों में इसका उपयोग औषधि के रूप में काम आता है। फाउंडेशन कैंसर व एड्स पर नोनी फल के प्रभाव को लेकर दूसरे देशों में भी इस पर शोध चल रहे हैं। दोस्तों, इतनी सारी जानकारियों के बाद हम आपसे ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, क्योंकि कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से बेहतर है सावधानी बरतना। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे आज ही के दिन इसी समय, सेहत से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ, और पूछेंगे आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।